नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आई क्वांटम में। मेरा नाम है सुविधि और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबरें फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। तारीख है 6 मई और दिन है शुक्रवार का। मैं थोड़ी मुश्किल में आ जाती हूँ हिंदी उसका करने में। चलिए आज के एक कोट की तरफ बढ़ते हैं। इफ यू वॉन्ट टू नो हु रूल्स ओवर यू, लुक एट हु यू आर नॉट अलाउड टू क्रिटिसाइज। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर किसका राज चलता है तो सिर्फ ये चीज एक बार जानिए और सोचिए कि आप किसकी बुराई नहीं कर सकते हैं। आप जिसकी बुराई नहीं कर सकते वो अथॉरिटी है आपके ऊपर। ठीक है, समझने के लिए अच्छा कोट था। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आई क्वांटा आपके लिए लेकर आ रहे हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज, जो 10 मई से लॉन्च होने वाली है। इसके अंदर आपको यूपीएससी, एसएससी, स्टेट लेवल, बैंकिंग, 6 to 12 सारी चीजें जो है रिलेटेड टू एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी कवर होने वाली। तो बहुत ही प्रिसाइज और स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच सीरीज है, सो प्लीज डू वॉच। ओके, कमिंग टू द फर्स्ट आर्टिकल, यूरोपियन वार्मथ। इसके अंदर एडिटर जो है वो कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने डिवोट की अपनी एनर्जी जो डेली यूरोपियन डिप्लोमेसी उसको ब्रेक करने में, और उसके रिवॉर्ड्स भी आने लगे। देखिए क्या था कि कोल्ड वॉर के टाइम या उसके भी पहले के टाइम पर इंडिया जो है उसको थोड़ी दिक्कत आती थी अलाइन करने में विद यूरोप। इंडिया को क्यों दिक्कत आती थी? देखिए पहली चीज तो ये हो गई कि इंडिया जो है एक कॉन्ड्रम में फंसा हुआ था वेस्ट और ईस्ट के। ठीक है, अब ईस्ट मतलब रशिया वाले और वेस्ट मतलब यूरोप वाले। तो उन्होंने जो है, क्योंकि हमारी ईस्ट ने, रशिया ने हमेशा मदद की थी, हम वेस्ट की तरफ अलाइन ही कभी नहीं हो पाए। तो देयर वाज लिटिल रूम फॉर सब्सटैंटिव एंगेजमेंट बिटवीन इंडिया एंड द यूरोप इन फर्स्ट डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। फिर कोल्ड वॉर के बाद सेकेंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए इंडिया में, तब न्यू पॉसिबिलिटीज आई टू बिल्ड द स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप इन 1990s। लेकिन जो ओल्ड इनहिबिशन थे दिल्ली के, उन्होंने इंडिया की जो एंगेजमेंट थी उसे लिमिट करके रखा विद यूरोप। ठीक है, और जो बायलेटरल रिलेशनशिप थी वो इतनी अच्छी नहीं हो पाई। अब जो ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने बहुत कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए हैं। ये जो बायलेटरल रिलेशनशिप है इंडिया और यूरोप की, इसे बढ़ाने में इन ऑल द रेस्पेक्ट, बी इट पर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लीडर्स जो एक वार्मथ शेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो, एंड ऑल्सो जो उनकी एग्जाम्पल है जैसे अभी की ही जो 3 कंट्री विजिट उन्होंने की थी। तो ये बैकड्रॉप तो यूक्रेन वॉर था, लेकिन क्योंकि हम वॉर में एकदम से यूरोप के साथ नहीं हो पाए थे, तो हमने इतना सब्सटैंटिव एक्शन लिया कि हम जाकर रिकंसिलिएट करें कंट्रीज को, उन्हें भी समझाएं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है और उनकी भी प्रॉब्लम को समझें। ठीक है, तो यूरोप ने भी इस डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा पॉजिटिव चैनल के पॉजिटिव नोट पर लिया है, और वो भी इंडिया के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप एनहांस करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन विद इंडिया। ठीक है, इसके पहले से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिया की है विद अदर कंट्रीज लाइक मोस्टली फ्रांस। जर्मनी के साथ इतनी अभी नहीं है, लेकिन वो भी हो सकती है एक बार अगर एफटीए साइन हो जाए तो। क्योंकि आप जानते ही होंगे कि जब तक एफटीए साइन नहीं होता है तो यूरोप का कोई भी नेशन, यूरोपियन यूनियन का कोई भी एक नेशन इंडिया के साथ या किसी भी कंट्री के साथ बायलेटरल ट्रेड पार्टनरशिप नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट जो यूक्रेन का वॉर चल रहा है अभी, ये हार्ड बैक इन्होंने सेटबैक दिया है ओल्ड ईस्ट वेस्ट पैराडाइम को, कोल्ड वॉर के, कि वेस्ट अलग है ईस्ट अलग है। अब जो इंडिया है उसके पास बहुत अच्छा चांस है कि वो वेस्ट के साथ अलाइन भले ही ना हो, लेकिन अपने जो ट्रेड रूट्स हैं उसे ओपन करे, क्योंकि वैसे भी अभी ट्रेड पॉसिबिलिटी, ट्रेड चांसेस बहुत अच्छे हैं। क्योंकि यूरोप के अंदर, अफ्रीका के अंदर और दूसरी कंट्रीज के अंदर भी जो रशिया और यूक्रेन का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो काफी सारा होता है, जो अभी हॉल्ट या स्टैंड स्टिल पर आ चुका है या फिर डिक्लाइन हो गए। तो उन पॉसिबिलिटीज को इंडिया टैप कर सकता है। उसके अलावा श्रीलंका जो एक्सपोर्ट करता है उन पॉसिबिलिटी को इंडिया टैप कर सकता है। एज वेल एज चाइना के अंदर अभी लॉकडाउन है, तो जो कंपनीज है, जो गारमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनीज है, वो भी अपने लिए एक दूसरा मार्केट मैन्युफैक्चरिंग का ढूंढ रही है, वहां पर इंडिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं
अगर जल्द से जल्द बेहतर और रिलेशनशिप की जाए इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच, तो इंडिया इस पोटेंशियल को टैप कर सकता है। इसी के साथ सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए जो इंडियन डायस्पोरा है यूरोप में, उसे मोबिलाइज करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से बीजिंग ने चाइना सेंट्रिक यूनिपोलर एशिया बनाया था, रशिया ने अपने आप को चाइना से अलाइन कर लिया था, तो अब यूरोप जो है इंडिया का नेचुरल पार्टनर बन सकता है इन मेकिंग अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। नेक्स्ट आर्टिकल इज फाइटिंग फॉर द नॉन कोविड। देखिए, अभी जो 2019-20 का डेटा आया है कोविड में, उसमें देखा गया है कि किस प्रकार से नॉन कोविड जो डेथ थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है, जो पहले से डिसीजेस की कंपैरेटिवली कम थी। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस की जो डेथ थी वो कम थी। अब जो ट्यूबरकुलोसिस के भले ही नए केसेस भी कम आए, लेकिन जो डेथ रेट है ट्यूबरकुलोसिस का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है डेथ रेट? क्योंकि जो केयर जितनी अच्छी हो सकती थी ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट्स की, वो सारे रिसोर्सेस अब चैनलाइज हो गए थे टुवर्ड्स द कोविड। तो ये बताते हैं किस प्रकार से हमारे इंडिया का जो एक सिस्टम है हेल्थ केयर का वो क्रिपल्ड है। ऑल्दो आयुष्मान भारत जो योजना है उसने काफी ज्यादा हेल्प किया है इसमें, लेकिन बहुत सारी चीजें बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हमारे पास इतना बेहतर डेटा आ गया है कोविड का कि कौन सी डिसीजेस और हो सकती है, और जिस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो वेट वाली डिसीजेस, वेट सीजन की एज वेल एज ड्राई सीजन की जो डिसीजेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। ठीक है, तो इंडिया को ध्यान रखने की जरूरत है कि किस प्रकार से अपना हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर किया जाए। टीबी का ही एग्जाम्पल लें, इसके अलावा कैंसर या फिर दूसरी डायबिटीज या हार्ट अटैक की भी बीमारियों को देखें तो उनका भी जो नंबर है काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो प्रोपोर्शन ऑफ पीपल डाइंग जो मेडिकल अटेंशन के लिए हुए वो इंक्रीज हो गए 34% पर, लेकिन जो डेथ रेट है वो कंपेरेटिवली डिक्रीज हुई है। तो चीजें जो है, रिसोर्सेस है, मैन पावर है, बस जरूरत है उसे चैनलाइज करने की। ठीक है, नेक्स्ट इज नॉट सो फ्री स्पीच। जो इलॉन मस्क ने अभी ट्विटर का बाय आउट किया था लास्ट मंथ इन $42 बिलियन, ये कहकर कि वो एक फ्री स्पीच को प्रमोट करना चाहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो मोनेटाइज कर देंगे ट्विटर को, नॉट फॉर जनरल पब्लिक बट एटलीस्ट फॉर गवर्नमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशनल पीपल जो ट्विटर को यूज करते हैं टू स्प्रेड देयर थॉट्स एंड वर्ड्स। तो ये उनकी अपनी बात से एक कॉन्ड्रम सा हो गया जब उन्होंने कहा था फ्री स्पीच को प्रमोट करूंगा, सबके लिए होगा ये, लेकिन अब जो है वो इसे मोनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इट्स जस्ट बिकॉज ये सटायर था छोटा सा, कि इट्स जस्ट बिकॉज वो अपने $1 बिलियन जो इंटरेस्ट लोन उन्होंने लिया है उसे चुकाने के लिए फंड कर रहे हैं, अपने परचेस को चुकाने के लिए। ठीक है, वैसे इसके अंदर कुछ गलत भी नहीं है कि अगर जो कमर्शियली गवर्नमेंट यूजर्स हैं उन्हें मोनेटाइज भी कर दिया जाए तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बस एक बात है जो लोगों के मन में खटक रही है, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट और जो दूसरे एनालिस्ट हैं जो इस चीज पर वॉच रखते हैं कि किस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, वो ये कहते हैं कि जब एक्वायर करना था तब आपने कहा फ्री स्पीच, और अब जो है पेड आप उसको कर रहे हो सकता है कि कुछ समय बाद आप पेड फॉर ऑल कर दो। तो ये जो चेंजेस हैं ये हेट स्पीच और बाइगट्री को कम करने के लिए भले ही आप कह रहे हो, लेकिन जो मॉनेटरी बैरियर है हो सकता है वो और ज्यादा फ्री स्पीच को कर्ब कर दे, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट रियली अफोर्ड टू परचेज द ट्विटर अकाउंट। ओके, नेक्स्ट इज द मिडिल पावर टेस्ट। तो इवन एज यूरोप वरीज अबाउट रशिया, India about China, it isn't clear what the two can do for each other। इससे लिखा है संजय बारू जी ने, जो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और एनालिस्ट है। ये कहते हैं कि जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू 1960 में फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिले थे और फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी है इंडिया की वो एसेंशियल है फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी इन साउथ एशिया। उस समय यूएस जो था अपने आप को पाकिस्तान के साथ अलाइन करने में बिजी था, और उसी समय जो जर्मन चांसलर और जो फ्रेंच प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंडिया की अहमियत समझी। आज भी फ्रांस और जर्मनी की इतनी अच्छी रिलेशनशिप है इंडिया से, और दोनों ही वही है, दिक्कत के मारे सेम दिक्कत है। फ्रांस और जर्मनी में क्या दिक्कत है? रशिया। इंडिया के लिए दिक्कत है चाइना।
रशिया चाइना एक दूसरे से अलाइंड है, फ्रांस जर्मनी अगर इंडिया एक दूसरे से अलाइन हो जाए तो कैसे वो ये जो बिग पावर्स है उसको नहीं हरा सकते। देखिए अभी तक फ्रांस जर्मनी इंडिया तीनों की यही दिक्कत थी, जो बिग पावर्स है जैसे यूएस रशिया चाइना, इनके अंदर उन्हें दबकर काम करना पड़ता था। लेकिन अब जब जो ये बिग पावर्स है अपना बहुत ज्यादा रूप दिखा रही हैं, जो एक डेविलिश रूप है, जैसे कि प्रेशराइज करना, सैंक्शंस वाली पद्धति, ये सारी अपनाना, तब जो है ये पावर्स एक दूसरे के साथ अलाइन होकर जो है मल्टी पोलर वर्ल्ड को बना सकती है। लेकिन इसके अंदर दिक्कत है यूरोपियन यूनियन। अगर फ्रांस जर्मनी चाहे भी कि इंडिया के साथ बायलेटरल टाइज बना ले, ट्रेड टाइज बना ले, तो वो नहीं कर सकती, क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है उनसे उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। देखो ईयू के अंदर क्या होता है कि बायलेटरल टाइज ईयू की कंट्री किसी के साथ भी नहीं बना सकती है। अब वैसे तो रशिया की अग्रेसिवनेस ईयू के लिए भी एक कंसर्न है, इसीलिए ईयू की जो हेड थी अर्सुला वॉन, वो भी इस बार रायसीना डायलॉग में आई थी। वो भी चाहती है इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन एंड लाइकवाइज। तो अब देखना ये होगा कि ईयू जो है टैरिफ ओनली के लिए सेटल करता है या नहीं। जैसे फ्रेंच और जर्मन प्रेसिडेंट तो, जर्मन चांसलर तो चाहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो डच एम्बेसडर टू इंडिया थे उन्होंने रिमाइंड किया कि ईयू अनलाइकली है कि वो सेटल करे सिर्फ टैरिफ ओनली के लिए, वो जो है बहुत सारे बैरियर्स भी लगाएंगे। तो अब देखने की बात ये होती है कि क्या ये चीजें हैं जो इंडिया अपने फेवर में ला सकता है और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बना सकता है, या अभी भी ये एक जो रशिया चाइना यूएस की सुप्रीमेसी है उसके अंदर फ्रांस जर्मनी और इंडिया जैसे जो उभरते हुए डोमिनेंट रीजनल पावर बन सकते हैं वो अभी भी नीचे ही रहेंगे। अब कुछ लोग कहते हैं कि G7 समिट जो है बहुत ज्यादा इंडिया की पावर बढ़ गई है और उसकी वर्ल्ड स्टेज पर इज्जत हो गई है, इसलिए जर्मनी ने इन्वाइट किया है। अब देखो G7 समिट में जो है 2003 से ही इंडिया को इन्वाइट किया जा रहा है। इनफैक्ट एक बार तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने अपनी रिलक्टेंस भी दिखा दी थी वहां जाने में, जब जर्मन चांसलर ने जो आने वाले जो इन्वाइटी थे उनका टाइम कम कर दिया था मीटिंग का। और ऐसा नहीं सिर्फ इंडिया को बुलाया, इंडिया इंडोनेशिया सेनेगल ऐसे करके 4 और कंट्रीज को भी G7 में इनवाइट कर दिया गया। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि अब जो यूरोपियन पावर्स हैं वो भी इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन करना चाहती है। तो इंडिया को भी एक अपर हैंड मिला है कि किस प्रकार से, मतलब एक मनोबल मिला है कि वो ईयू के साथ, यूरोप के साथ अपने टाइज को बूस्ट कर सके। नेक्स्ट इज सीज द ट्रेड मोमेंट। इसके अंदर जो सच्चिदानंद शुक्ला जी है वो बताते हैं कि किस प्रकार से करंट ग्लोबल एनवायरनमेंट का हम एक एडवांटेज ले सकते हैं और इंडिया के एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से भी पैंडेमिक ने हिट किया है तो मर्चेंटाइज का जो वॉल्यूम है एक्सपोर्ट का वो 9.8% बढ़ चुका है, जबकि डॉलर के टर्म में 26% बढ़ चुका है। लास्ट ईयर का हम देखें तो $419 बिलियन का हमने रिकॉर्ड गुड्स एक्सपोर्ट किया है, जिसमें से $250 बिलियन तो सिर्फ सर्विसेज ही थे। तो ये जो एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ था लास्ट ईयर और वापस से अब डिप हो रहा है ड्यू टू सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट। तो इंडिया यहाँ पर टैप कर सकता है कैसे? देखो यूक्रेन और रशिया के पास काफी सारा वीट है, वो वीट एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका में। ऑलमोस्ट अफ्रीका की 15-17 कंट्री का तो आधा वीट जो है यूक्रेन रशिया ही भेजता है। तो हमारे पास सरप्लस वीट है, हम यहाँ पर वो मार्केट टैप कर सकते हैं। उसके अलावा श्रीलंका भी एक बड़े क्राइसिस से गुजर रहा है, तो हम श्रीलंका का जो टी मार्केट है, हम श्रीलंका के टी मार्केट को भी टैप कर सकते हैं। जो श्रीलंका है अपना 98% टी, अराउंड 300 मिलियन किलो जो टी है एक्सपोर्ट करता है, और जबकि इंडिया जो है 900 मिलियन केजी टी बनाता है। तो हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते? तो हम जो है श्रीलंका का टी मार्केट टैप कर सकते हैं। ऐसे ही करके और दूसरे जो मार्केट है, जैसे जो बांग्लादेश है, वहां पर इतना मैन पावर अब नहीं बचा है जितनी वर्ल्ड में सर्ज हो गई है, डिमांड हो गई है। लेकिन चाइना के अंदर अभी इंडस्ट्रीज लॉक्ड ड्यू टू कोविड लॉकडाउन। तो जो ये मार्केटिंग वाली जो अपनी रिटेल मर्चेंडाइज वाली कंपनीज है, वो भी अपना एक दूसरा कंट्री ढूंढ रही है जो रिलायबल हो और प्रॉमिसिंग हो, जहां पर वो अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर पाए फॉर मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडिया कैन टैप दैट मार्केट ऑल्सो। इंडिया को इसके लिए जरूरत होगी 4-5 चीजें करने की। सबसे पहली उसके अंदर आती है नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं फॉर एग्रीकल्चर,
उन पर स्पेसिफिक फोकस करना है ताकि हार्मोनाइज कर पाए विद सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स। देखो ये सैनिटरी फाइटो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, ये कुछ नियम होते हैं जो जब भी हम अपना गुड्स या माल यूरोप में भेजते हैं तो वो इन जो स्टैंडर्ड्स हैं एसपीए स्टैंडर्ड्स उसके थ्रू इसको जो हमारे गुड्स को है उसको स्कैन करते हैं और उसके बाद ही वो यूरोप में एंट्री कर सकते हैं। और हमारे मैक्सिमम गुड्स रिजेक्ट होकर आ जाते हैं बिकॉज हमारे यहाँ पर मॉनिटरिंग अच्छी नहीं हो पा रही है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ द गुड दैट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो वो हमें ठीक करने की होगी। टी एक्सपोर्ट सपोर्ट करने के लिए जो एडिशनल टी बोर्ड है वो ग्रेटर रोल और ऑटोनॉमी प्राप्त करें। तीसरी चीज जो है बड़े ट्रेड पैक्ट्स बनाए जाएं, जो टैरिफ रेट है इंटरमीडिएट रीजन के उन्हें रिड्यूस किया जाए ताकि ज्यादा लेबर इंटेंसिव प्रोसेस हो, लेकिन इंडस्ट्रीज तब भी यहाँ पर आने की कोशिश करें। उसके अलावा कंटिन्यूअस और प्रोएक्टिव एफडीआई पॉलिसी भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज यहाँ पर सेटअप हो पाए, लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्रीज लगाना प्रॉफिटेबल समझे। और लास्टली एक्सपोर्ट जो है वो बेसिक इश्यूज से सफर कर सकते हैं जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ पावर वगैरह, लॉजिस्टिकल बॉटलनेक, तो इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है सो एज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर एंड अदर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल है रो वर्सेस वेड बियॉन्ड द यूएस। अभी आप देख रहे होंगे जैसे कल के पेपर में भी आया था ये रो वर्सेस वेड का क्या है एक्चुअली। यूरोप जो यूएस है वहां पर एक जजमेंट था रो वर्सेस वेड का जिसके अंदर जो एबॉर्शन है उसको लीगल राइट बना दिया गया था, उसे इलीगल नहीं बनाया गया था। और अभी जो है इस जजमेंट को ओवरथ्रो कर दिया गया है, मतलब इट इज नाउ इलीगल एक्सेप्ट बारिंग फ्यू सिचुएशन जहां पर जरूरी है एबॉर्शन करना। तो देखिए इंडिया में देखो यूएस में अगर कोई भी लॉ बनता है ना उसका बहुत इम्पैक्ट होता है पूरी दुनिया में, इंडिया में भी हुआ। तो अब अगर ये इस प्रकार की एंटी एबॉर्शन एंटी राइट टू प्रिवेसी वाली चीजें यूएस में होगी तो पूरी दुनिया के लिबरलिज्म के लिए एक प्रकार का खतरा हो जाएगा। जैसे कि इंडिया के अंदर भी जो जस्टिस जेएस पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट था जिसमें राइट टू प्रिवेसी को अपहोल्ड किया गया था और फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14, 18 और 21 के अंतर्गत रखा गया था। वहां पर से अब जो है 2021 में वहां से एक्ट बना कि एबॉर्शन जो है वो करवा सकती है विमेन। 2021 के अंदर जो है उसके अंदर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट बना जिसमें जो एडिशन टू डेजिग्नेटिंग डीस्टिग्मेटाइजिंग प्रेगनेंसी आउटसाइड द मैरिज थी उन्हें भी ये कह दिया गया कि भले ही वो नहीं हो एक ऐसी प्रेगनेंसी जिसके अंदर जरूरत है एबॉर्ट कराने की। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी प्रेगनेंसी है जो रेप की वजह से हो गई है या फिर अनप्रोटेक्टेड या फिर फेलियर, नॉट अनप्रोटेक्टेड बट फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से हो गई है, तो इस प्रकार की जो प्रेगनेंसी है उसे अबॉर्ट करवाया जा सकता है। लेकिन 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 यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है, वो ये है कि इसके लिए जरूरत होगी कंसेंट की, consent of a lot of people, your spouse, your partner, and foremost is the consent and the approval of the doctor। ठीक है, तो अभी भी जो है डॉक्टर का अप्रूवल जरूरी है इसके लिए। तो ये जो चीज यूएस के अंदर हो रही है डेरोगेटरी, लेकिन अगर हम ऑप्टिमिस्टिक रहे अपने सुप्रीम कोर्ट पर और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल सिस्टम पर विश्वास करें तो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक रह सकते हैं कि एबॉर्शन राइट जो है बॉडीली ऑटोनॉमी का जो क्वेश्चन है ये डिटरमाइन करेगा लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कि हर जो विमेन है उसको अपनी बॉडी की ऑटोनॉमी होनी चाहिए। अबॉर्शन करवाना है नहीं करवाना है, इट शुड बी हर डिसीजन नॉट समवन एल्सेज। ठीक है, नेक्स्ट इज मेक जीएसटी गुड एंड सिंपल। इसमें एम गोविंद राव कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अभी जीएसटी जो जीएसटी का मतलब जितना जीएसटी का कलेक्शन हुआ है अभी कुछ समय में सबसे ज्यादा हुआ है, तो नीड यह पहले उन्होंने जीएसटी समझाया कि कैसे हुआ। तो 11 डिफरेंट डोमेस्टिक इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सेंटर, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के, जिसको एक मिलाकर जीएसटी बनाया गया। ठीक है, अब ये जो जीएसटी था इसके अंदर भी अब मल्टीपल रेट्स हैं, पहले अलग 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 थे, अब फाइनली अभी जो रेट है वो 5, 12, 18 एंड 28% है, जिसके लिए भी अभी अमेंडमेंट की कमेटी बनी है अंडर द
लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका मिस्टर बोमाई, जहां पर कहा जा रहा है कि वो ऐसा जजमेंट देने वाले हैं कि 5 की जगह और 3% एक स्लैब और बढ़ा दो। तो ये जो अभी एडिटर है ये तो कह रहे हैं कि भाई टैक्स स्लैब्स कम करो ताकि ईज ऑफ डूइंग दिस जीएसटी कलेक्शन हो जाए। और जो मैक्सिमम जीएसटी आता है वो आता है 12 और 18% स्लैब से। तो ये जो 12 और 18% वाली स्लैब्स हैं इन्हें भी जो है मर्ज करके एक 15% के आसपास की स्लैब कर दो, और उसके अलावा जो है 28% की स्लैब जो है इसे हटा दो, 5% की स्लैब भी हटा दो, और जो है 3% की स्लैब कर दो, या फिर सॉरी और जो एक है 8% की स्लैब कर दो। तो मतलब 8% और 15 या 16% की दो स्लैब रखो, बस काम खत्म। लेकिन अभी अगर ये ऐसा डिसीजन आता है कि 3% की स्लैब और एक और स्लैब बढ़ा दो तो ये और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अभी भी जो है लोगों को दिक्कत आती है जीएसटी के अंदर भरने में कि कौन सी स्लैब के अंदर भरे। लॉबिंग हो रही है बाय द मैन्युफैक्चरर्स की अपने गुड्स को जो है लोअर जीएसटी एम्बिट में रख दो ताकि कम पैसों में हमारी गुड्स बिके और लोग हमारे गुड्स खरीदे। तो ये जो सारी चीजें लॉबिंग वाली ये काफी ज्यादा और हो गई है ड्यू टू द जीएसटी डिफरेंट स्लैब्स। अगर जीएसटी की एक सिंगल स्लैब होती है तो ये सारी चीजें नहीं होगी, ठीक है, इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। दूसरी चीज है कि जिस प्रकार से जीएसटी जो है मैक्सिमम 12 और 16 वाली 12 और 18 वाली स्लैब से आता है उसकी एक स्लैब बना दो। अभी जो जीएसटी है 100 करोड़ से ऊपर वाली जो भी हैं कंपनीज उसके अंदर जीएसटी अभी ई चालान बनकर आता है। लेकिन अगर हम इसको 10 करोड़ कर दे, 10 करोड़ से ऊपर वाली सारी कंपनी जिनका भी टर्नओवर 10 से ऊपर है उसको अगर जीएसटीएन जो है इन्फोर्सेबल कर दिया इनवॉइस रिक्वायरमेंट, तो 95% से ऊपर बिजनेस इसमें कवर हो जाएंगे और ज्यादा इसका जीएसटी का कलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है एम गोविंद राव जी जो हैं जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं ब्रिक वर्क रेटिंग्स के, वो कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये तो देखने की चीज होगी क्योंकि वैसे भी जो सेस हैं ये सारे सीज हो जाएंगे आफ्टर 2026 जब एक एवरेज सेस सारी स्टेट्स के पास पहुंच जाएगा, और तब तक हमारे पास बहुत अच्छा चांस है जीएसटी को सिंपल करने का। अगर हम इसके और ज्यादा डिफिकल्ट कर देते बाय इंक्रीजिंग द टैक्स स्लैब्स तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट इज हीट वेव रेड फ्लैग। इसके अंदर कहा जाता है किस प्रकार से इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अंदर मिटिगेशन, अडाप्टेशन और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि बहुत ज्यादा हीट वेव आ रही है। क्यों हीट वेव आ रही है? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। सिंपल, क्लाइमेट चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब ये सारी जो चीजें हैं ये हो रही है ड्यू टू लानीना, जो 3-4 बार से लानीना इस बार आ रही है। लानीना क्या होता है? देखो, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है टूवर्ड्स द, जब मतलब हीट जो वाटर है टूवर्ड्स द वेस्टर्न साइड आता है उसको लानीना बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ ज्यादा पानी आ रहा है वेस्टर्न साइड मतलब इंडिया वाला साइड। ईस्टर्न कोस्ट कौन सा हो गया? पैसिफिक का। ईस्टर्न कोस्ट पैसिफिक का हो गया टूवर्ड्स द अमेरिका, जबकि वेस्टर्न कोस्ट पैसिफिक का कौन सा हो गया? टूवर्ड्स द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये वाला, ठीक है। अगर इसको ऐसे वर्ल्ड मैप माने यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर इंडोनेशिया, यहाँ पर इंडिया, और ऐसे करके ये रशिया। तो ये जो पूरा पैसिफिक वाला रीजन है उसमें अगर पानी इधर से इधर तरफ आता है उसको बोलते हैं लानीना इफेक्ट। इसके अंदर जो होता है बारिश ज्यादा होती है इंडिया के अंदर, और जो ये ईस्टर्न नेशन से यहाँ पर बारिश ज्यादा हुई, और बारिश ज्यादा होने की वजह से फसलें खराब हो गई। फिर उसके बाद ज्यादा जल्दी हीट या समर सीजन भी आ गया। स्प्रिंग सीजन जो था इस बार तभी समर आ गया, हीट वेव्स आ गई, जिसकी वजह से लोकस्ट अटैक्स भी ज्यादा होने लगे। ज्यादा लोकस्ट अटैक हुए, ज्यादा जो थी हीटिंग हुई, जो क्रॉप थी वो खराब हो गई, ऐसे करके। फिर उसके बाद क्या हुआ? साइक्लोन ज्यादा बढ़ गए। तो कहने का मतलब ये जो भी बुरा हो सकता था ना सारी चीजें हो चुकी है। साइक्लोन हिट कर चुके हैं ज्यादा, मतलब जो चीज पहले हीट वेव 3 साल में एक बार आती थी अब 1 साल में 3 बार आने लगी है। जो कैलामिटी 50 साल में आती थी अब वो हर 10 साल में आने लगी है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से जो बुरी चीजें हैं उनका द
डे इज हियर, इट्स लाइक द डे इज हियर। जो बुरी चीजें होने की, जिसकी ग्लोबल वार्मिंग को बचाओ ताकि ये सब ना हो जाए, उसकी बात की जा रही थी, वो ऑलरेडी चालू हो चुका है, ठीक है। तो इन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए अभी भी जो एडिटर है वो कहते हैं कि एक तो क्लाइमेट चेंज को अवॉइड करने के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करना, दूसरी बार रेजिलियंसी दिखाना, और वेल कोऑर्डिनेटेड मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, मतलब प्रिवेंट करने की, जो हो गया है उसे अडाप्ट करने की, और अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्ट्रैटेजी जरूरी है, ताकि जो हीट वेव है जिस बार, जैसे इस बार स्प्रिंग में आ गई, वैसा एक और रिमाइंडर देती है कि हमें ये चीजें कितनी जल्दी से जल्दी करने की जरूरत है। आज के सारे आर्टिकल्स बहुत ही इम्पैक्टफुल और बढ़िया थे, हमने इन सबको डिस्कस कर लिया। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर more updates. Thank you. Have a nice day.